Hello everyone, how's everyone today? Good morning, good evening, good night, good afternoon, whenever you are studying, जब भी आप पढ़ रहे हो. आज हम पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू क्रोमैटोग्राफी. ठीक है, अगर आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इंट्रोडक्टरी टू क्रोमैटोग्राफी बहुत, अगर देखा जाए आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसको पढ़ने में. और हम आने वाले कॉमनली आप बोलो या वास्टली जो यूज़ किया जाता है वो हमारी क्रोमैटोग्राफी है. ठीक है, एक तो हमारा क्या हो जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा जो हो जाता है हमारा क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी ना हमारा वर्सेटाइल है, ये ना बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है. तो आप समझो जब वर्सेटाइल है तो क्या होगा, आपको ये ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा. इसकी वर्सटैलिटी ही सब कुछ रखती है. आप इसके थ्रू पढ़ सकते हो. अब क्या करेगा, वर्सेटाइल है, बहुत जगह यूज़ होगा, कुछ तो काम करता होगा. ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं करता होगा. ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा. वर्सेटाइल छोड़ दो इसको. ठीक है, क्या होता है ना, जैसे कि हमारा क्रोमैटोग्राफी है, ये एनालिटिकल टेक्निक है. एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो सारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं. हम इसको यूज़ करते हैं, यूज्ड एज फॉर सेपरेशन. देखो किस में यूज़ करोगे आप इसको, जब कभी हमें किसी कंपाउंड का सेपरेशन करना हो. ठीक है, सेपरेशन के टाइम पर आप यूज़ करोगे, या जब आपको किसी अपने कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना हो, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हो. इससे क्या होता है ना कि हमारा जो कंपाउंड है उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक्यूरेट और रिलायबल आएगा. ठीक है, उसके बेसिस पर हम पढ़ते हैं और बहुत यूज़फुल भी है, इजी टू हैंडल है, कर सकते हो. कभी कभी क्या होता है, एक तो सेपरेशन के बेसिस पर देखेंगे कि हम उसको सेपरेट करेंगे आइडेंटिफिकेशन के. कभी कभी क्या होता है क्वांटिफिकेशन भी हो जाता है. कभी कभी समटाइम्स क्वांटिफाई कर देते हैं, अगर जैसे कि हमारा कोई भी मिक्सचर है वहाँ पर आप इसको देख सकते हो. वरना तो एक तरीके से क्रोमैटोग्राफी हमारा सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है. आप इसको कहाँ देखोगे, मोस्टली आप इसको केमिस्ट्री में देखोगे. मोस्टली केमिस्ट्री में लोग इसको यूज़ करते हैं. केमिस्ट्री के टाइम पे जब एनालिसिस करना हो तब यूज़ करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ जब कभी हमें बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करना हो कंपाउंड्स का. देखो बायोकेमिस्ट्री में तो बायोकेम से आप समझ जाओ कि आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन चलता ही रहता है. और इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, मतलब सो ऑन जो हमारे, ठीक है, नॉर्मल है. और अपना फार्मास्यूटिकल तो है ही. साथ ही साथ क्या करते हैं, हमारी एक स्टडी ये थोड़ा सा ना वहाँ भी हमारा हेल्पफुल हो जाता है, हमें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करा देता है आइसोलेशन में. ठीक है, आइसोलेशन के टाइम पे भी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होगा. आइसोलेशन में भी हेल्प करता है. अगर किसी कंपाउंड को या किसी हमें इंडिविजुअल सब्सटेंस की स्टडी करनी हो तो आइसोलेशन में हेल्प करेगा. क्वांटिफिकेशन हो जाता है बट नॉट दैट मच, कि इतना नहीं है. साथ ही साथ इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल देखोगे ना, बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल होता है इसका. दो ही चीज़ों पे चलता है ये, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बेसिस पर. ठीक है, आप प्रिंसिपल देखो, ये यहाँ एक साथ है प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल में क्या होता है, हमारा जो क्रोमैटोग्राफी है वो ऑपरेट करता है किसके बेसिस पर. एक तो देखो हमारी मोबाइल फेज आ जाती है. ये फेजेस आप याद रखना, ये मेन होती हैं, इसी के बेसिस पर हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे. तो जब हम याद करेंगे ना, मतलब बोलेंगे स्टेशनरी फेज ये है या मोबाइल फेज हमारी ऐसी है, तो उस टाइम भूल मत जाना. ठीक है, हमारा दो कंपोनेंट, जैसे कि हमारा क्रोमैटोग्राफी है वो दो पर्टिकुलर कंपोनेंट इसके मिक्सचर के टू फेजेस पर रिएक्ट करता है. एक हमारी मोबाइल फेज हो जाएगी, एक हमारी स्टेशनरी फेज हो जाएगी. एक मिक्सचर है, उसमें हमें कोई कंपाउंड फाइंड आउट करना है तो दो फेजेस के बेसिस पर करेंगे. जैसे मोबाइल फेज है हमारी, या तो एक तो लिक्विड हो सकती है, मोबाइल फेज क्या होगी हमारी, लिक्विड होगी या गैस होगी, आप मान के चलो. ठीक है, लिक्विड हो सकती है, गैस होगी. वो क्या करेगी, हमारे सैंपल को
देखो, मोबाइल मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट होना, ठीक है, आप इतना समझ गए। मूवमेंट से आप समझ जाओगे हमारा कौन सॉलिड तो मूवमेंट कराएगा नहीं, हमारा क्या कराएगा, लिक्विड मूवमेंट कराएगा या गैस स्टेट मूव कराएगा। तो ये दो ही स्टेट ऐसी हैं, हमारा जो सैंपल आएगा वो यहाँ इस पर स्टक कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली मूव कराया जाएगा थ्रू आउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम में मोबाइल फेज ही सैंपल को लेकर घूमता है। और जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है ना, आप स्टेशनरी से समझ जो इमोबाइल है, ठीक है, इमोबाइल फेज हमारी स्टेशनरी फेज में आती है, जिसमें सॉलिड हो सकता है या लिक्विड कोटेड सॉलिड हो सकता है। क्या हो सकता है ये तो समझ ही गए हो आप, सॉलिड होगा, साथ ही साथ लिक्विड कोटेड सॉलिड होगा, लिक्विड कोटेड सॉलिड। क्योंकि ये ना क्या कर रहेगा, ये एक जगह स्टेशनरी फेज है ना, स्टेशन रहेगी, जिसका काम क्या होगा, ये इसका इंट्रैक्शन का काम होगा। हमारी स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज जो सैंपल आ रहा है ना, उससे मतलब इंट्रैक्ट करेगी, इंट्रैक्ट करने के बाद ही वो अपना एक रिजल्ट परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट हमारे सैंपल में। मान के चलो ये हमारा बीकर है, इस बीकर में क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट है अलग अलग तरीके के, ठीक है। कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी एफिनिटीज ना थोड़ी अलग अलग होगी, डिफरेंशिएट करेंगी। क्या अलग होगा, इसके अंदर जो एफिनिटीज है, एवरी कंपोनेंट की एफिनिटी डिफरेंशिएट करेगी, ठीक है, अलग अलग हो जाएगी। देखो जैसे हम ये देख रहे हैं ना, इस कंपोनेंट की पर्टिकुलर, आप ऐसे डॉट से मान के चलो, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट की एफिनिटी मान के चलो ज़्यादा है, हाई कर लो इस तरीके से, और हम इस कंपोनेंट की मान के चलते हैं कि इसकी एफिनिटी थोड़ी सी लो है। तो जब क्या होगा, हमारा इसको हम डालेंगे अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, लाइक अपने सैंपल को पुट करेंगे, सैंपल इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जिस कंपोनेंट की एफिनिटी ज़्यादा है उसका मूवमेंट किसके बेसिस पर, देखो सॉल्युबिलिटीज जो मोबाइल फेज में है, और जैसे ही हमारे स्टेशनरी फेज पे ये आएगा तो क्या करेगा, अपनी एफिनिटी के बेसिस पर डिफरेंट रेट पर मूव करेगा। देखो इसकी एफिनिटी जैसे होगी, ये डिफरेंट रेट पर मूव करना शुरू करेगा। जैसे हमारा ये कंपाउंड है, मान के चलो ऐसे प्लेट मान लो आप, प्लेट मान लिया, यहाँ पर हमारा मोबाइल फेज एक हो गया, ठीक है, ये हमने दूसरा कर दिया। तो जब हमारा यहाँ पर एक लाइक जो भी सब्सटेंस है वो कौन सा मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी एफिनिटी कम होगी वो जल्दी करेगा और जिसकी ज़्यादा होगी वो देर से करेगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ जाओ, डिफरेंट रेट के बेसिस पर मूव करते हैं। हमारे कंपोनेंट्स जो सैंपल में होते हैं सबकी एफिनिटी सेम होती है, कंपेयर करो अगर स्टेशनरी फेज से, तो सॉल्युबिलिटीज जो मोबाइल फेज में होगी वो क्या करेगा, उनको अलग अलग रेट से मूव करने पर मजबूर करेगा। एक साथ नहीं मूव करेंगे, दोनों डिफरेंटली ही मूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि साथ में मूव करें। साथ ही साथ क्या होता है हमारा, अब देखो इसमें जो ये दूसरा, देखो ये तो पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल में, अगर देखा जाए जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बाद आए, दूसरा हो गया। फिर तीसरा बात ये बोलता है ये कि हमारा जो भी कंपाउंड है, ठीक है, हमारे इनकी मूवमेंट अलग अलग हो रही है, अलग अलग मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, हम इनको अलग अलग ना इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, इसका एनालिसिस कर पाएंगे। अब देखो जैसे एक रैबिट है, रैबिट अपने मूवमेंट से लाइक अपना स्पीड से दौड़ेगा उसको अपने, और जो टॉर्टोइस है वो अपनी स्पीड से जाएगा। तो डिपेंड करता है किसकी स्पीड कितना है, उस पर मत जाओ स्टोरी पर कि वो पहले पहुंचेगा या वो पहले पहुंचेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जाएगा, जो पहले मूव होगा, पहले जो आउट होगा यहाँ से सबसे पहले, वो ही हमारा सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही हमारा सेकंड कंपाउंड, जो भी कंपोनेंट हमारा सेकंड उस पर मूव करेगा, फिर वो डिटेक्ट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से दोनों डिटेक्ट किए जा सकते हैं और साथ ही साथ उनको एनालाइज करने में भी आसानी होती है, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे, इस कॉन्सेप्ट को ना ध्यान रखना, इसी पे आगे हमारी पूरी क्रोमैटोग्राफी वर्क करने वाली है, ठीक है। अब देखो टाइप्स क्या है। अब टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी भी हमारे बहुत तरीके से क्रोमैटोग्राफी डिवाइड हुई है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सम्मानो हमारा पहला किसके बेसिस पर पढ़ते हैं हम, प्लेनर के बेसिस पर, ठीक है। प्लेनर क्रोमैटोग्राफी है, उसमें क्या आता है, हमारे दो आ जाते हैं, एक पेपर आ जाता है और एक थिन आ जाता है।
दो क्रोमेटोग्राफी आती हैं, पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, TLC भी बोल सकते हो। ये क्रोमेटोग्राफी C से याद रखना, ठीक है। C हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसको TLC भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक लाइक छोटे उसमें समझ लेते हैं। जैसे हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारा ना कोटेड पेपर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करा जाता है, यहाँ एक कोटेड पेपर को यूज़ किया जाएगा, उसके हम अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोटेड पेपर जो होगा हमारा, चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हमारा कोटेड पेपर है, उसको हम एज ए क्या यूज़ करेंगे, स्टेशनरी फेज S। देखो अब हम स्टेशनरी फेज SP यूज़ करेंगे एब्रीवेशन में, और मोबाइल फेज के लिए MP यूज़ करेंगे। कोटेड पेपर हमारा स्टेशनरी फेज हो जाएगा, मोबाइल फेज जो होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो सैंपल को मूव कराएगा, मोबाइल फेज में लेकर जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, एक तरीके से, हाँ हमने देखा था हमारा कोटेड पेपर है, उसको सॉल्वेंट में आप ऐसे डिप करोगे या इस तरीके से सॉल्वेंट में रखोगे। देखो ये मान लो हमारा बीकर है, बीकर में यहाँ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हमारा जो भी सॉल्वेंट था, इसमें हमने अपना पेपर कोटेड रखा यहाँ पर रखने के बाद जो हमने पॉइंट्स लगाए थे यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट्स लगाने के बाद क्या होगा, हमारा जो ये सैंपल था, अब मोबाइल फेज क्या करेगा, इसको मूव कराना शुरू करेगा। मूव कराने से, स्पॉट पे मूव करने से क्या होगा, ये दोनों सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट एफिनिटी के बेसिस पर मूव करेंगे। कोई जल्दी मूव करेगा, कोई धीरे धीरे मूव करेगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। बस आप इस पे ये याद रखना है, स्टेशनरी फेज जो होती है ना, वो कोटेड रहती है, ठीक है, वो इजीली याद कर लोगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, थिन लेयर में हम ये करते हैं कि अब जैसे मान लो आपका सिलिका जेल है, सिलिका जेल क्या करेंगे, आप उसकी स्लरी बनाओगे, ठीक है। थिन लेयर एड्सॉर्बेंट लेंगे प्लेट के ऊपर, हमारा सिलिका जेल, आप इसको कोई भी पूछे लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारा पेपर के लिए था, ये हमारा TLC के लिए है, ठीक है। सिलिका जेल होता है वो हमारा थिन लेयर एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो ये हमारा सिलिका जेल एक स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज हम क्या करेंगे, आपने ग्लास स्लाइड लोगे, ग्लास स्लाइड लेने के बाद क्या करोगे, उस पर अपना स्लरी, जो बीकर में आपने स्लरी प्रिपेयर की है, ठीक है, बीकर में स्लरी प्रिपेयर करने के बाद उसको पोर करोगे अपने स्लाइड पर ऐसे पोर करना कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इवनली मतलब प्रॉपरली, वो उस पर ऐसा नहीं है कहीं पर लम्प्स फॉर्म हो रहे हैं, बबल्स कैप लाइक एंड ट्रैप हो गई है। आप उसको प्रॉपरली ध्यान से, थोड़ी तल्लीनता के, एकाग्रता के साथ आप उसको बनाओगे तो वो प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। प्लेट को तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल फेज लेकर आएंगे। मोबाइल फेज में हमारा सॉल्वेंट आ गया है। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, उस सेम वही प्रोसीजर है, वैसे ही मूव करेगा। हम अपना एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम बीकर ना जो क्या करेंगे, सिलिका जेल के उससे नीचे ही रखेंगे। पर्टिकुलर हमारा जैसे ये मान के चलो हमारी ग्लास स्लाइड थी, सिलिका जेल की जो प्लेट हमने तैयार की थी, ये प्रिपेयर्ड भी आती है, बनी बनाई आती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थिन लेयर प्रिपेयर्ड होते हैं, सिलिका जेल प्लेट्स आती हैं। आप इनको लैब्स में भी इंडिविजुअली परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। सॉल्वेंट है, यहाँ हमने सॉल्वेंट डाल दिया है, सॉल्वेंट के साथ इसको थोड़ा सा रख दिया है। सॉल्वेंट में आप अपने रेशियो के कंसंट्रेशन के हिसाब से रखोगे, जिस हिसाब से, जैसे आप देखो आपके पास क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल किसके कंसंट्रेशन में रखना है, वाटर के, ऐसे मान के चलो। ये प्रॉपर एक चैम्बर भी बना होता है, या आप इसको एक प्रॉपर बीकर और अपने ग्लास स्लाइड से भी कर सकते हो, जो भी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे लैब में, उसके बेसिस पर कर लो, ठीक है। चैम्बर प्रिपेयर्ड होता है, वहाँ पे आपने यहाँ अपना एक डॉट लगाया कि हमारा जो सैंपल है वो इतना है, साथ ही साथ जो आपका रेफरेंस है वो इतना है। आपको कंपेयर करना होगा, जो आपका रेफरेंस मूव कर रहा है ऊपर, क्या आपका जो सैंपल था वो भी उसके बेसिस पर मूव करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ना बहुत सारे स्पॉट आएंगे, उनसे ये पता चलेगा हमारे सैंपल में और भी कंपोनेंट हैं जो नीचे रह गए, ठीक है, वो मैच नहीं कर पाए, और जो मैच करेंगे समझ जाओ कि हाँ इसमें ये सैंपल प्रेजेंट है। आप इससे इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तरीके से ना ये हमारा TLC बेटर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में। आपको सेम लग रहा होगा ना, सेम में थोड़ा सा ये है कि एक तरीके से ये बेटर कंट्रोल और रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किससे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ये हमारा प्लानर के बेसिस पर हमने देख लिया,
ठीक है, प्लानर हो गया। अब है हमारा दूसरा जो है कॉलम क्रोमैटोग्राफी आता है। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं, सब लोग याद रखेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब देखो दूसरा है हमारा कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, हमारे कौन कौन आते हैं, एक तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी आती है। देखो आप लोग इसे याद करने के लिए इजी के लिए, ठीक है, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी LC है हमारा। ठीक है, फिर है हमारा HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस हो गया। HPLC तो सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो हम सुनते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, क्वांटिफिकेशन सब चीज़ों में यूज़ करते रहते हैं। फिर आती है हमारी गैस क्रोमैटोग्राफी, GC भी बड़ी हेल्पफुल है हमारी, तो आप वो GC भी यूज़ कर सकते हो। कॉमनली जो हम देखते हैं वो ये है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में ये सब यूज़ किया जाता है। और अब इसको थोड़ा सा ना, इसका एक थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं क्या होता है। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, लिक्विड हमारा मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज जो है यहाँ पर वो हमारा लिक्विड है मान के चलो। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे सैंपल को कैरी आउट करेगा पूरे कॉलम में। ठीक है, कॉलम्स बने होते हैं, यहाँ कॉलम की बात हो रही है ना, तो हमारा कॉलम में मूवमेंट होगा। और कॉलम में जाने के बाद हमारे कॉलम में क्या पैक्ड रहेगा, स्टेशनरी फेज रहती है कॉलम में, स्टेशनरी फेज हमारी कॉलम में पैक्ड रहती है। तो मोबाइल फेज हमारा लिक्विड में होगा, या लिक्विड मोबाइल फेज जो होगी वो कैरी करेगी सैंपल को पूरे कॉलम पैक्ड जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है उसमें जाएगा। और वहाँ पर जाकर ना हमारा कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएगा फ्रैक्शंस में। ठीक है, एक आप ऐसे देखो जैसे कि हमारा लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में हमारी जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज सैंपल को कैरी करेगी कॉलम के थ्रू आउट कॉलम में। स्टेशनरी फेज जहाँ पे वो पैक्ड है, स्टेशनरी फेज पर ही जाना है। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हमारे मान के चलो जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, अलग अलग लाइक मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे, जो भी होना है वहाँ पर सेपरेशन के लिए फ्रैक्शंस में जाएंगे, जिससे क्या होगा आप उसका इजीली एनालिसिस कर सकते हो। सेपरेशन होने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता कर सकते हो यहाँ कितने कंपाउंड्स हैं, कितने कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारा किसका, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का वर्क होता है। HPLC ना हमारा थोड़ा रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, जो हमारा HPLC है वो रिफाइंड फॉर्म है, वहाँ स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। अगर देखा जाए उसमें हमारा हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है कि जितना जल्दी से हो जाए। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है यहाँ, हाई प्रेशर यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर को यूज़ करके वो क्या करते हैं, जैसे हमारा लाइक LC में हमने MP वो मोबाइल फेज कॉलम क्रोमैटोग्राफी में अपना सैंपल रन कराया था। रन कराने के बाद कंपोनेंट जो थे वो फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। वैसे ही HPLC में हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है, हाई रिजोल्यूशन यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं। आप ऐसे देखो, सब कुछ चलना जो है वो हमारा उस पर ही चलेगा। ठीक है, इसमें भी मोबाइल फेज होगी, इसमें भी स्टेशनरी फेज होगी, कॉलम में प्रेजेंट होगी, सेम वही रहेगा। बट क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है आप प्रेशर के बेसिस पर और अपने किसके बेसिस पर, रिजोल्यूशन के बेसिस पर। देखो इसमें हाई रिजोल्यूशन भी होता है, रिजोल्यूशन ओके समझ गए ना, रिजोल्यूशन है ये लिखा हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो सेम लाइक सिमिलर कंपाउंड है, आपके सिमिलर कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए हाई प्रेशर हाई रिजोल्यूशन यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। बस इसका ये एडवांटेज है, जैसे कोई भी सिमिलर कंपाउंड है उसको आपको सेपरेट आउट करना है तो हम HPLC से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी गैस क्रोमैटोग्राफी आती है, हमारी यहाँ क्या आ गई, अभी हमने HPLC देख लिया, ये सब कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे यहाँ हम लिक्विड यूज़ करने वाले थे, मतलब लिक्विड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, हमारी जो मोबाइल फेज है वो गैस हो जाएगी। ठीक है, गैस हमारी मोबाइल फेज होगी और इसमें हम लिक्विड कोटेड कॉलम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, लिक्विड कोटेड कॉलम। सबका जब हम आगे जाके देखो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसलिए है कि जिससे जब आगे आने वाली यूनिट्स में आप ये टेक्निक इंडिविजुअली पढ़ोगे ना तो आपको इजीली याद होगा।
ठीक है, याद आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, जीसी ऐसे काम करता है, तो उससे थोड़ा सा ना हेल्प हो जाती है आगे जो भी आप पढ़ोगे वहाँ पर। ठीक है, ये मोबाइल फेज हमारी गैसियस स्टेट होगी, लिक्विड क्वांटम कोटेड कॉलम होगा, साथ ही साथ क्या होगा इसमें जो हमारा मिक्सचर है वो वेपराइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, हमारा जो भी मिक्सचर था उसको हम वेपराइज्ड फॉर्म में लेंगे, और वेपराइज्ड फॉर्म के बेसिस पर क्या होगा, जब हमारा सेपरेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट और स्टेशनरी फेज के इंट्रैक्शन में आकर होगा। ठीक है, हमारा जो भी मिक्सचर है, आप मान के चलो जो भी हमने मिक्सचर लिया है वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में आने के बाद सेपरेशन कैसे होगा, हमारा सेपरेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। जो भी हमारे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसको आप अलग कर लोगे, उसके बेसिस पर सेपरेट आउट हो जाएगा जब वो हमारे स्टेशनरी फेज के इंट्रैक्शन में आएगा। देखो, जब स्टेशनरी फेज से इंट्रैक्शन होगा ना तो वो कैसे होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो पहले इंट्रैक्ट कर जाएगा क्योंकि वो पहले वेपराइज्ड हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड है या थर्ड है, ठीक है, वो इस तरीके से आपकी फेजेस चलती रहेंगी कंपोनेंट्स में सेपरेशन टाइम पे। अब देखो, अब हमारा आता है स्पेशलाइज्ड टेक्निक। हमारी जो स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ना उसमें क्या क्या आता है पहले लिख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड टेक्निक में हमारा पहला है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, आयन से समझ जाओ, जो सेपरेशन होगा वो आयन के बेसिस पर होगा। हम अपने आयन्स को देखेंगे वो सेपरेट आउट होंगे किसके, जैसे अपोजिट चार्ज है साइट होगी, जो स्टेशनरी फेज पे अपोजिट चार्ज साइट होगी तो वहाँ पे जो आयन है जिसका चार्ज ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज है, जो भी चार आयन्स के बेसिस पर वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर एफिनिटी, आप इनके नाम से ही समझ सकते हो कि ये इजीली आप समझ जाओगे। जैसे एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है, उसमें क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट करेंगे जो भी बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन है, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन है। ठीक है, एंजाइम और हमारे सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाएगा जिससे कि थोड़ा सेपरेशन होने, हमारा काम वही है। साथ ही साथ जैसे एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडी हो गई, हमारे एंटीजन्स हो गए, उन दोनों का सेपरेट आउट, उनकी बाइंडिंग को, ये ना एक तरीके से सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। इसलिए सेलेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्यूरिफिकेशन, हाईली प्यूरिफिकेशन जब करना हो, हाई सेलेक्टिव प्यूरिफिकेशन करना है, तब आप अपना एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी यूज़ करोगे। फिर आता है हमारा साइज एक्सक्लूजन। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन से आप याद रखो मॉलिक्यूलर साइज देखा जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज के बेसिस पर सेपरेशन होगा, साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन में हमारा मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मॉलिक्यूल बाय साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पर जैसे लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा फास्टर रेट पे एल्यूट आउट होंगे, मतलब बाहर जाएंगे उसके स्मॉलर वन से। तो आप ऐसे याद रखो, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर मॉलिक्यूल फर्स्ट एल्यूट हो जाएंगे, और जो हमारे स्मॉलर होंगे वो थोड़ा लेट एक्सल्यूट होंगे, थोड़ा सा ना टाइम लेंगे। पहले बोलेंगे कि पहले बड़े वालों को निकल जाने दो, बड़े भाई सबको थोड़ी इज्जत देंगे, फिर जाएंगे ये। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखने से ये होगा, हम जब आगे सब कुछ यूज़ करेंगे तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या क्या टाइप्स हैं, और इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे। अभी ये हमने थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लिया है कि आपको क्रोमैटोग्राफी समझ आ जाए कि क्रोमैटोग्राफी होता क्या है, और साथ ही साथ क्रोमैटोग्राफी में क्या क्या टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, या फिर हम अपने सैंपल को किस बेसिस पर अलग कर सकते हो, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब हम अपने आगे मूव करेंगे। अब आते हैं हम इसके सेपरेशन मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। अब देखो सेपरेशन कैसे होता है, देखो एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे हमारा जो कंपोनेंट है वो फॉलो करेगा, अडेयर करेगा किसको, स्टेशनरी फेज को। सॉलिड स्टेशनरी फेज होगी, उसके बेसिस पर होगा सारा। पार्टीशनिंग होगी, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड होंगे टू इमिसिबल फेजेस में। हम पढ़ चुके हैं इमिसिबल फेजेस हमारी स्टेशनरी और मोबाइल फेज होगी, उसके बेसिस पर जो भी सेपरेशन होना है। आयन एक्सचेंज में जो
हमारे चार्ज एनालाइड्स होंगे, चार्ज एनालाइड्स इंटरेक्ट करेंगे ऑपोजिटली चार्ज स्टेशनरी फेज साइड पर, ठीक है, आयन एक्सचेंज में हो गया। ये आप मैकेनिज्म याद रखोगे, इससे इजी हो जाएगा कि हम किस तरीके से लाइक अपनी क्रोमैटोग्राफी, हर क्रोमैटोग्राफी का आप देखो ये मैकेनिज्म है, आप एड्जॉर्प्शन अपना उसमें देखो जो फॉलो अप कर रहा है। जैसे आयन एक्सचेंज में हमारे आयंस के बेसिस पर है, साइज एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूलर साइज ये मैकेनिज्म फॉलो करता है सेपरेशन का, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में एफिनिटी के बेसिस पर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल फास्टर साइज मतलब एक्सक्लूड आउट होते हैं, इल्यूट होते हैं, ठीक है। अब आपका डिटेक्शन एंड एनालिसिस, जैसे सेपरेटेड कंपाउंड है उसका कैसे डिटेक्ट करोगे, उनको डिटेक्ट करना भी ज़रूरी है। कुछ मेथड्स हैं जिसमें हमारे यूवी विजिबल डिटेक्टर्स आ जाते हैं जो लाइट एब्जॉर्बेंस है स्पेसिफिक वेवलेंथ पर उसको मेजर करेंगे। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में हमारे कॉमन होते हैं, FID जो कॉमन है हमारे GC में कॉमन होता है। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है जब हम सैंपल को बर्न करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता करना है तो आप सैंपल के बर्निंग को देख लो, साथ ही साथ आयन प्रोडक्शन को मेजर करना हो वो भी आप फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के बेसिस पर कर सकते हो। फिर आता है हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर डेटा का ज़्यादा ही डिटेलिंग होती है। अगर जैसे आपने लैब में कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, ठीक है, सिंथेसिस के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ना हमारे कंपाउंड के बारे में हमें नहीं पता होता कि क्या बन गया है, कुछ अलग से आपको प्रूव करना है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके का है, तो आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करवाओगे, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी पता करवाओगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो दिखता कैसे है। एक ना ये हेल्पफुल होता है जब क्रोमैटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन होने वाला है उसको एनहांस करता है, ठीक है, ये यहाँ यूजफुल हो गया। अब कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, हमने एप्लीकेशंस ऑलरेडी देखे थे। क्रोमैटोग्राफी वाइडली यूज़ किया जाता है, हर इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, वहाँ पे ड्रग की प्योरिटी और इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है कि इन्वायरमेंटल साइंस में कभी भी कंटैमिनेंट्स देखने हों उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाएगा। बायोटेक में हमने बायोकेमिस्ट्री का बात की थी जिसमें प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स का जो भी स्ट्रक्चर है या उसके ड्रग डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है वो सब पढ़ने के लिए हम वहाँ पर क्रोमैटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से ना हमारी क्रोमैटोग्राफी के पास एक एबिलिटी होती है कि वो डाइवर्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर पाती है, बहुत अलग अलग लेवल पर जाकर उसको देख पाती है और हैंडल करती है, साथ ही साथ सब कुछ मैनेज करती है। तो ये हमारा अगर देखा जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असेंशियल टूल है या स्पेसिफिक टूल बोल सकते हो आप इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में या फिर नॉर्मल इंडस्ट्री में, तो क्रोमैटोग्राफी बहुत यूज़फुल है।